हाउस द जोश। जो बाइडेन ने आपको बुलाया और व्हाइट हाउस में ऐसा सम्मान किया जो हमने पहले कभी नहीं देखा। क्या वजह है कि दुनिया के ये लीडर जो अपने आप में ताकतवर हैं, जिनको किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बारे में इतने प्यार से, इतनी दीवानगी से बोलते हैं, और पुतिन का ये कहना कि मोदी किसी के आगे झुकते नहीं। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है नेहा और मेरे चैनल के साथ सदा ही रहना। सो ये गाइस मेरे चैनल के लिए एक न्यू टैगलाइन है। कैसे लगे आप लोगों को मुझे जरूर बता के जाना। गाइस गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर बिल्कुल भी ना निकले अगर जरूरत नहीं है तो। सो आज की मेरी रिएक्शन वीडियो होने वाली है पार्ट सेकंड ऑफ प्रीवियस वीडियो, जो कि थी हमारी पीएम मोदी इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद रजत शर्मा। सो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। पहला वाला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया मुझे। पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस, उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगा। पता ही नहीं चला कब 36-37 मिनट की वो वीडियो बन गई। सो आज की वीडियो भी देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझ में आप जैसे लोग और आप लोगों की पहुंच हर जगह पे होती है। जरा पूछो तो भाई, अब तबीयत ठीक है ना? ये पूछना चाहिए उनको। कुछ नहीं हुआ फिर भी 400 पार। हम क्योंकि पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे, वहां के लोग के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने देखे। जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर, तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ऐसा है, उनके लिए झंडे पर चांद है तो बहुत कुछ है। मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ है। ऐसे नहीं कि इतने बड़े लीडर हैं, स्पीकर इसमें हैं। बात आई सेक्युलरिज्म की। आपने जहां पर हमारा चंद्रयान उतरा उसका नाम शिव शक्ति स्थल रख दिया। ये देश का दुर्भाग्य है कि हर चीज में वोट बैंक के नजरिए से देखा जाता है। कोई मुझे कहे कि शिव शक्ति से इतराज क्या है जी? इस सृष्टि के नियंता है। और मेरा गुनाह ये कि मैंने कहा कि चंद्रमा पर जहां पर मेरा चंद्रयान लैंड किया था उस पॉइंट का नाम मैं किसी भी बीजेपी के नेता का रख सकता था, कोई मुझे मना नहीं करता, क्योंकि उन्होंने वो परंपरा बनाई थी। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने शिव शक्ति रखा। तो वो इनके दिमाग पर ऐसा उसका असर था, बोल तो पाए नहीं, लेकिन बाद में कोई 1 साल के बाद उन्होंने बयान दिया कि हिंदू में जो शक्ति है ना, मैं उस शक्ति को नष्ट कर दूंगा। अब वो मुझे पता है यार, उस दिन का जहर वहां तक पड़ा हुआ है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि मैंने शिव और शक्ति दोनों बोला है, और शिव में जहर पीने की ताकत भी तो बहुत होती है। अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इतना समारोह हुआ, राम मंदिर बना, इस पर भी उनकी आपत्ति है। उनका कहना है कि इसको आपने बीजेपी का समारोह बना दिया। पहले तो लगता था कि शायद सेकुलरिज्म की उनकी जो विकृत मानसिकता है उसका परिणाम होगा कि वो 70 साल तक इस मामले को अटकाने के लिए जो भी कर सकते हैं करने की कोशिश की। उनको लगता था कि इस मुद्दे को इस प्रकार से रखेंगे तो उनकी वोट बैंक सुरक्षित रहेगी। लेकिन राम मंदिर बन जाने के बाद वोट बैंक सुरक्षित रहने का मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि वो मुद्दा उस प्रकार से उनके काम आने वाला नहीं था। उसके बाद जब विरोध किया तो मुझे लगता है कि 70 साल तक उन्होंने जो किया वो सिर्फ वोट बैंक के लिए किया, इतना ही नहीं है, वो मन से, वचन से, कर्म से राम विरोधी है। राम के प्रति इनके मन में घोर रोष है, और इसका परिणाम है कि अभी भी, अब देखिए कोई बच्चा रास्ते में जय श्री राम बोले, मैं शायद बोलूंगा जय श्री राम।
कोई मुझे कोई ग्रीट करे नमस्ते तो मैं करूंगा नमस्ते, कोई मुझे कहे हेलो तो मैं कहूंगा हेलो, कोई कहेगा जय श्री राम तो मैं कहूंगा जय श्री राम। आपने देखा होगा जब वो जाते हैं कोई जय श्री राम बोलता है तो उनके चेहरे की सारी रेखाएं बदल जाती हैं, मुंह पे ताला लग जाता है, पता नहीं वो क्या क्या करने लग जाते हैं। क्या अब अरे आप बोल दो यार जय श्री राम, क्या जाता है आपका? भला ही यानी इतना। और दूसरा देखिए, मैं कहूंगा ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है ना, मैं उनको सच में बधाई दूंगा, क्योंकि राम मंदिर तो न्यायालय के निर्णय के बाद हो रहा है। सारी दुनिया को मालूम है कि न्यायालय में भी रुकावट डालने का काम कौन करता था। 19 में तो यहां तक कह दिया था कि जजमेंट अभी मत लाओ वरना बीजेपी को फायदा होगा। न्यायालय में कहा गया था, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था। चलिए ये सब तो छोड़े, अब न्यायालय इसके बावजूद भी ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग उनके घर गए और जाकर के सम्मानपूर्वक निमंत्रण दिया कि भाई जो हो गया होगा, भूल जाओ, आइए आप भी आइए। जैसे वो उनके यहाँ गए वैसे ही जो 2-2, 3-3 पीढ़ी से अदालत में लड़ाई लड़ रहे थे अंसारी परिवार, उनके बेटे इकबाल अंसारी जो भी अदालत में राम जन्मभूमि के खिलाफ केस लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी निमंत्रण दिया कि भाई चलिए अब तो न्याय का निर्णय हो चुका है न्यायालय का, आप आइए। आप देखिए साहब, निर्णय देश करे। इकबाल अंसारी जो कि जीवन भर उनका परिवार बाबरी मस्जिद के लिए अदालतों में लड़ता रहा, राम जन्मभूमि के विरुद्ध में लड़ता रहा, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के बैठे और इन लोगों ने बहिष्कार किया। तब जाकर के चिंता होती है कि क्या सोच है। इतना ही नहीं, मुझे बाद में अभी पता चला कि श्रीमान इकबाल अंसारी वो कोई अमीर व्यक्ति, वो सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं। उन्होंने भगवान राम मंदिर का जो एक मॉड्यूल था लकड़े का, वो कहीं से खरीद के लाए और उनका जो पीएसओ था वो हिंदू है, उसको उन्होंने गिफ्ट, इकबाल अंसारी ने गिफ्ट किया उनको। इसका मतलब ये हुआ कि वो उनको लगता था कि ये मेरा हक है इसलिए मैं लड़ता हूं, लेकिन न्यायालय ने एक बार निर्णय किया, उसको उन्होंने सिर आंखों पर चढ़ाया। तो इकबाल अंसारी को मैं सेकुलरिज्म सही है कि इनका सेकुलरिज्म सही है, ये चिंता का विषय है देश के लिए। इसीलिए आजकल आपको सांप्रदायिक, कम्युनल, हिंदू मुसलमान करने वाला कह रहे हैं। ऐसा है कि या तो किसी ने नई डिक्शनरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी डिक्शनरी खाली हो गई। मुझे गाली देते देते सारी डिक्शनरी के शब्द प्रयोग खाली हो गए। अब उनके पास कोई गालियां ही नहीं बची हैं, तो घूम फिर करके वो हिंदू मुसलमान बोले बिना उनकी वोट बैंक को वो जगा नहीं सकते, क्योंकि काम तो किया नहीं। 60 साल तक किसी मुसलमान बच्चे को पढ़ाया होता, उसको कहीं अच्छा रहने के लिए घर दिया होता, उसको टॉयलेट दिया होता, उसके घर में बिजली दी होती, बच्चों की अच्छी, वो तो किया नहीं। तो उनको डराओ, मार देंगे, ये आएंगे तो काट देंगे, ये मोदी है। अब फिर उसमें योगी जोड़ दिया। अब ये डराना साहब मुसलमान समाज में भी अब बदल रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे। दृष्टिकोण बदल रहा है। मैं मुल्ला मौलवियों की बात नहीं करता, जिनका वेस्टर्न इंटरेस्ट, तो हिंदुओं में भी ऐसे लोग होते हैं, तो उनकी मैं बात नहीं करता। लेकिन जनरल मेरा तो काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन होता है और मेरा अनुभव है कि ये जो भड़काने वाली बातें हैं उससे तो वो प्रभावित नहीं हो रहे। वो समझते हैं कि इनका वोट का जमाना इसलिए कर रहे हो। मोदी जी, आज तक किसी लीडर की हिम्मत नहीं हुई जो ये कहे कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण देना गलत है, और आप तो चुनाव में खुलेआम कह रहे हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी को पिछले 1 महीने से कहता हूं कि भाई आप लिखिए, मैं देश को गारंटी दो। एक, आप भारत के संविधान को नहीं बदलेंगे। दूसरा, संविधान बदल करके
धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। तीसरा, आप SC, ST, OBC का आरक्षण छीन करके आप धर्म के आधार पर वोट जिहाद वालों को आरक्षण नहीं देंगे। लिख करके दो, नहीं देते हैं। देश को दो ना भाई, बयान तक देने की हिम्मत नहीं है। फिर क्या कहते हैं, अरे हमारा मैनिफेस्टो देखो। मैं पूछता हूं, क्या किसी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो करप्शन नहीं करेंगे या करेंगे? करप्शन करेंगे ऐसा उनके मैनिफेस्टो में कहीं पर है क्या? कांग्रेस के पिछले 50-60 साल के मैनिफेस्टो देख लो, एक भी मैनिफेस्टो में उन्होंने करप्शन का कार्यक्रम लिखा है क्या? जरा बताइए ना, करप्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? अब मैं पूछूंगा करप्शन क्यों करते हैं, वो कहेंगे मेरा मैनिफेस्टो देखो कहीं लिखा है क्या? अरे ऐसे थोड़ा होता है जी। और आप देख लीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान देख लीजिए, ये शहजादे का बयान देख लीजिए। उनके मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि अब ठेके धर्म के आधार पर दिए जाएंगे। मतलब कहीं ब्रिज बन रहा है तो आज ठेका कैसे मिलता है कि भाई उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं, कैपेबिलिटी कितनी है, एक्सपीरियंस क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आर्थिक क्षमता कितनी है, टेक्नोलॉजिकल उनकी क्षमता कितनी है, सारी चीजें देख करके टेंडर से कोई व्यक्ति प्राप्त करता है। अब ये क्या कहते हैं, अब इसमें आरक्षण होगा। अब मुझे बताइए साहब, वो ब्रिज बनाना है कि आपको आपके चुनाव जीतना है और कुछ काम है क्या? इतना ही नहीं, इन्होंने यहां तक मैनिफेस्टो में कहा है कि खेल में भी अब वो धर्म के आधार पर आरक्षण लाएंगे। अरे भाई, खिलाड़ी सुबह 4 बजे उठ करके पसीना बहाता है जी, तब जाकर के खिलाड़ी बनता है। जिंदगी के 15-20 साल वो खपा देता है। और आप कहोगे ठीक है भाई, तुम उस माँ की गोद से पैदा हुए, तुम नहीं हो सकते, उस माँ की गोद से पैदा होके वो आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? और ये हिम्मत इनकी ऐसी चीजें मैनिफेस्टो में लिखने की। क्या देश ऐसे ही चलाएंगे क्या? हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। लेकिन मोदी जी, ऐसी बातें खान मार्केट गैंग का नाम लेकर के आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की, जो आप कह रहे हैं इतने खुले। ऐसा है कि मुझे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। मैं देश के लिए जीता हूं, मैं देश के लिए जूझता हूं और मेरी प्रत्येक पल देश के लिए है और वो बेकार नहीं जानी चाहिए। मैं मेरी हर पल देश को दे रहा हूं, लेकिन मैं वेस्टेज नहीं होने दूंगा मेरी एक भी पल को। और इसलिए जो गलत हो रहा है, आप मुझे बताइए। कल किसी ने मुझे भेजा है 9000 से ज्यादा ऐसी जगह है, इंस्टीट्यूशंस, जिसमें इन्होंने SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर दिया, माइनॉरिटी का नाम दे दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। एक PSU को अगर आप प्राइवेटाइज करो तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हाउस में चिल्लाते हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे हो कि आप SC, ST कोटा हट जाएगा तो दलितों को नौकरी का क्या होगा। आपने 9000 इंस्टीट्यूशंस में से SC, ST, OBC कोटा खत्म कर दिया है। अगर ये सवाल मैं पूछता हूं, और ये जो खान मार्केट गैंग है वो मोदी ने बाएं पैर पहले रखा क्यों, दाहिना क्यों नहीं रखा, इसके लिए एक एक सप्ताह तक देश का समय बर्बाद करते हैं। उनको फुर्सत नहीं है कि SC, ST, OBC के आरक्षण की रक्षा के लिए उन्होंने भी तो आवाज उठानी चाहिए थी। क्यों चुप बैठे? और तब जाकर के मैं खुल करके कहता हूं कि एक इकोसिस्टम जो उनके पापों को संवारने का ही काम करती है और दूसरों के अच्छाइयों को बुरे में कन्वर्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, और देश को उससे मैं सचेत करना चाहता हूं। और अब जब सब जगह पे फेल हो गए तो उन्होंने जुडिशरी का रास्ता पकड़ा है, अदालतों में जाकर के बैठ जाना, हो हल्ला करना और परिस्थितियों को बदलने के लिए कोशिश करना। ये बहुत चिंता का विषय है देश के लिए। आप में योग्यता है, क्षमता है, सही है, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ो, पार्लियामेंट में आओ, अपनी बात रखो,
सरकार गलत करती है तो उसको रोको। तरीके हैं, करने नहीं है, हवा बिगाड़नी है। अब ममता दी ने कह दिया कि हाई कोर्ट का फैसला है आरक्षण को लेकर के, वो नहीं मानेंगे। अब ये कहते हैं कि मोदी संविधान बदल देगा। अब इंदिरा जी ने कहा हाईकोर्ट का फैसला मैं नहीं मानूंगी, इमरजेंसी लाई। ये इसी चट्टे बट्टे के लोग हैं जी, वे लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। उनके लिए चुनाव लोकतंत्र की श्रद्धा नहीं है, चुनाव सत्ता प्राप्त करने का एक जरिया है। उनकी श्रद्धा लोकतंत्र में, मतदाता में, संविधान में, भारत के रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है। और इसीलिए मैं जो परिवारवाद के खिलाफ बोलता हूं ना, क्यों बोलता हूं? क्योंकि लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा जब समाप्त हो जाती है तब जाकर के आपको परिवार के वाद के भरोसे चलना पड़ता है। और ये सारे लोग, कोई मुझे कहे, कोई किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के कहे कि मैं मेरा बेटा आपको सुपुर्द कर रहा हूं, ये कौन सा लोकतंत्र है जी? मैं आपको अपना बेटा ये कौन सा लोकतंत्र है? जनता जनार्दन तय करती है जी। वो पापा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। सवाल वही है। वो तो एल्बम तो दिखा रहे हैं, दादी से शुरू होता है एल्बम। सलाम इंडिया में हमारे साथ हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम उनके साथ मना रहे हैं चुनाव का उत्सव। मोदी जी, एक बड़ी शिकायत उन सब लोगों की यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। कोई बेल पे है, कोई जेल में है, क्या लड़ें कैसे? जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते हैं, अब देखिए, नाचना नहीं तो आंगन बांका, ऐसा कैसी कहावत है ना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, ऐसी एक कहावत है। अब पराजय निश्चित है। अब सवाल यह है कि एक तो है भी मॉरल विक्ट्री घोषित करो, दूसरा है ईवीएम को गाली दो। अब आपने देखा होगा कि तीसरे चरण के बाद ईवीएम मैदान में आ गया है। ईवीएम के लिए रोना धोना, आंकड़े क्यों पहले नहीं आए, बाद में क्यों नहीं आए। ड्यूरिंग इलेक्शन हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में विवाद खड़े कर दिए जाते हैं। मतलब बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत के लोकतंत्र की दुनिया में प्रतिष्ठा न बने। भारत का लोकतंत्र बहुत जीवंत है, भारत के मतदाता बहुत जागरूक है, भारत की चुनाव प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है। इस पर वो सवालिया निशान खड़ा करना चाहते हैं ताकि दुनिया में, और ये हरकत छोटी नहीं है जी, इसको गंभीरता से लिया जाए। और जो भी भारत को प्यार करते हैं उन सबको इस संकट को समझना होगा कि ये मामला सिर्फ ईवीएम कह करके चुनाव का पराजय का ठिकरा फोड़ने वाला है, इतना नहीं है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही सवालिया निशान दुनिया में लग जाए, ये इनका इरादा है। भारत में बेइज्जती, भारत की दुनिया में बेइज्जती हो, इसका खेल है। और मोदी जीत जाए तो आज दुनिया में जितनी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, यानी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक बॉडीज है, इस चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री दुनिया की सीनियर कैटेगरी में आ जाएगा। हर ग्रुप में वो सीनियर मोस्ट होगा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में। इनको अभी से हिसाब किताब लगाते, उनके भी तो एडवाइजर है ना, देख यार ये तो ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसी डर में सब हो रहा है। लेकिन इससे देश का बहुत नुकसान। और लेवल पे भी ये लोग इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। हमारे देश का चुनावी व्यवस्था ये कहती है कि अगर कोई पार्लियामेंट सीट में अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए तो वो चुनाव स्थगित होता है, ठीक है। अगर कोई पार्लियामेंट का कैंडिडेट उसका स्वर्गवास हो जाए तो वो सीट, चुनाव स्थगित हो जाता है, उसकी डेट बाद में आ जाए। कोई मुझे बताए
कि राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट के चुनाव का कैंडिडेट था, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई। उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया। कोई लॉजिक नहीं था। और करीब 21-22 दिन दिए और उनके अस्थि लेकर के पूरे देश में यात्राएं चली और फिर चुनाव की डेट दी गई। तो कौन सा लेवल पे था देश के इलेक्शन कमीशन का? और बाद में वो खुद कांग्रेस के कैंडिडेट बन के अडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आप इलेक्शन कमीशन की बातें करते हो। और इसलिए जो न्यायिक हो रहा है वो उनको लेवल प्ले फील्ड नहीं लगेगा। बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अब तक स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल फायदा उठाया। मेरी पार्टी के अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मान्य ऑपोजिशन पार्टी, 26 जनवरी 15 अगस्त को मेरी पार्टी के उस समय के अध्यक्ष को 7वीं 8वीं लाइन पे सीट मिलती थी। पार्टी के अध्यक्ष इस देश के किसी इकोसिस्टम को नोटिस करने का मूड नहीं था। राजनाथ जी अध्यक्ष थे और मैं देखा कि 15 के अंदर उनका एक एमपी जो पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं था, उसको 4th 5वीं रो में सीट थी। देश भर में तूफान मच गया, अपमान कर दिया। यानी ये कैसी आप लोग दरबारी करते हो? किसकी दरबारी करते हो आप लोग? मेरा सवाल है ऐसे लोगों पर। क्या ये लोकतंत्र है? लेवल प्लेट में है क्या? और जब सच बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है, और अगर सच बोलने की कोई सजा होती है उससे भुगतने के लिए मोदी हमेशा तैयार होता है। देखिए, उनको एक बात बहुत बुरी लगी है कि चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। कोई जेल में डालता है क्या? मुझे बताइए। आपने नोटों के ढेर देखे कि नहीं देखे? अपने कर्मों का भुगतान। आप नोटों के ढेर देख करके आपको क्या लगता है? क्या ये मेहनत की कमाई के पैसे हैं क्या? नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। अब नोटों के पहाड़ पकड़े जाएं और सरकार कुछ करेगी नहीं तो आप कहेंगे यार कुछ एडजस्टमेंट हो चुका है पीछे से। आप यही कहेंगे। आप दिल्ली के बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। हर स्कूल के बगल में शराब के ठेके लगा दिए जस्ट करप्शन करने के लिए और न्यायिक प्रक्रिया से। और अगर किसी को देखना है तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सीएम के लिए कल क्या कहा है, दिल्ली के मंत्री के लिए 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट करती है निर्णय, हम नहीं करते हैं। न हम किसी को जेल भेज सकते हैं, न हम किसी को जेल में रख सकते हैं। ये निर्णय अदालत करती है। और मेरा मत है, अगर रेलवे के टिकट चेकर को आप तनख्वाह देते हो, उसका काम है ट्रेन में टिकट चेक करे और बिना टिकट वाले को जुर्माना करे, उसका काम है। आप काम करने वाले की तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? मान लीजिए कहीं से हेरोइन पकड़ा गया 1500 करोड़ का, तो हेरोइन पकड़ने वाले को आप तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? किसी गांव में किसी जगह पे चोरी हो गई और किसी पुलिस वाले ने हिम्मत करके चोरी पकड़ ली, तो गांव वाले मिलकर के उसका सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? ईडी 2200 करोड़ रुपया कैश पकड़ के लाया है। देश में पब्लिकली ईडी का सम्मान होना चाहिए। चिल्लाते क्यों हो? इसका मतलब है कि 2200 करोड़ आपका गया है। इस बोलो, आप में तो कोई दर्द है क्या? 2200 करोड़ गया उसका? आप में से किसी को दर्द है क्या? जिसको दर्द है वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है। मतलब 2200 करोड़ में कहीं कहीं उनका हिस्सा है। अब उनके 10 साल में 34 लाख रुपया कब्जा हुआ। एक स्कूल बैग में बच्चा लिख करके जाए इतना। हमने 2200 करोड़ पकड़ा, मतलब 70 टेम्पो चाहिए, 70 उसको भरने के लिए। ईडी काम कर रहा है। और मेरा एज ए प्राइम मिनिस्टर, मैं 2014 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़के आया हूं।
देश की जनता ने इसी काम के लिए मुझे बिठाया है। मोदी जी, पहले ऐसा नहीं होता था, आपने ये नई चीजें शुरू की हैं। कोई नेताओं को नहीं पकड़ता था, वो राजनीति में आते इसलिए थे कि करें और बचे रहें। देश की जनता यही कहती है कि आप छोटे छोटे लोगों को तो जेल में डाल देते हो और बड़े बड़े खिलाड़ी छूट जाते हैं। अब ये देश में होगा नहीं। मुझे किसी के कोई मेरा अच्छा मेरे लिए एडिटोरियल लिख दे इसलिए मैं सरकार नहीं चलाता हूं जी। किसी टीवी पर मेरी हेडलाइन अच्छी आ जाए इसके लिए मैं सरकार नहीं चलाता हूं। मेरे देश के लोगों की जिंदगी बने, मेरे देश से भ्रष्टाचार चला जाए इसलिए मैं सरकार चलाता हूं। मैं मालाएं पहनने के लिए नहीं निकला हूं जी। आपकी सरकार के काम को लेकर के एक छोटा सा वीडियो मेरे पास में है। बहुत सारी बूढ़ी औरतें हैं, उन्होंने आपके काम के बारे में अलग अलग जगह, और ये सोशल मीडिया पर सब अवेलेबल है, बहुत वायरल हुआ है। ये एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी पसंद है? अरे लीजिए, वो कहे वाली बात है। सबसे बेस्ट काम कर रहा है, सबसे उन्नति हो रहा है देश का। मोदी अच्छा नहीं तो और कौन अच्छा है? इतना पार्टी आया, इतना गया, कोई देश का भलाई किया? वो जब तक रहेंगे तब तक देश चलाएंगे। बैठ दिया, अच्छा, लैट्रिन दी, पानी दिया, पेंशन दी, वोट देता है मेरे को। अच्छा, वोट तो दोगे? वोट देंगे जरूर, ब्लाक में देंगे। अच्छा। चाहे आप कुछ ना मिला। अरे हम कहिए नहीं कि योगी मोदी के लिए काम ऊपर खाना हम देखा दूसरे के वोट कहीं के दे, हमें खाएगा देना, पैसा देना। सच्चो? सब का झूठे। घर हमारा बना दिया, अच्छा, शौचालय हमारे बना दिए, 500 रुपए पिलसा डाला हमारे। और क्या भाई, वहाँ तो मोदी है, मोदी रहेगा जब तक मेरी जिंदगी। और क्या, ऐसी सरकार तो आई नहीं जैसी सरकार है भाई। एक तो मैं इन माताओं का बहुत आभारी हूं कि वो ऐसा खुल करके आशीर्वाद दे रही हैं। लेकिन मीडिया जगत के लोग जरा एनालिसिस करें कि बड़े बड़े नेता भी इतनी बारीकी से, इतनी स्पष्टता से नहीं बोलते हैं जितना एक अनुभव किया हुआ व्यक्ति बोल रहा है। मतलब ये सच्चाई बोल रही है, ये शब्दों का श्रृंगार नहीं है, ये भीतर से निकला हुआ एक आशीर्वाद का पत्र है जी। और यही मेरी ताकत है। और मेरी सरकार की अगर कोई विशेषता है तो यही है लास्ट माइल डिलीवरी। आखिरी व्यक्ति तक जो योजना है वो पहुंचनी चाहिए। और मुझे खुशी है, ये जब मैं सुनता हूं मुझे खुशी है कि मैं इस काम को कर पाया हूं। और मैं इसीलिए, और मैं दोनों, अगर ये माँ आशीर्वाद दे रही तो वो भी काम इतनी ही लगन से करता हूं, और चंद्रयान जाता है तो वो भी काम उतनी ही लगन से करता हूं। मैं सभी सर्वांगीण विकास के पक्ष में हूं और मैं कोशिश करता हूं, लेकिन माताओं का आशीर्वाद मुझे हमेशा रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। मोदी जी, आप हमेशा कहते हैं कि ये जो पैसा इन लोगों तक डायरेक्ट पहुंचता है वो डिजिटल है, इसलिए पहुंचता है। एस जयशंकर आपकी अदालत में आए, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट किस्सा बताया। उन्होंने कहा जब वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना था, वो अमेरिका में थे, अपने बेटे को मिलने गए थे, तो रेस्टोरेंट में जाने लगे तो उन्होंने अपने मोबाइल से दिखाया और बेटे ने जेब से मुड़ा तोड़ा कागज़ निकाला। तो उनको लगा कि हाँ, ये भारत है और ये अमेरिका है। ये समाचार सुनकर के आनंद होता है, लेकिन पार्लियामेंट में, देश के सुप्रीम कोर्ट में जिनकी धाक चलती है, ऐसे व्यक्ति जो कभी देश के वित्त मंत्री रहे लंबे अरसे तक, वे पार्लियामेंट में इस युग में ये कहे कि देश में मोबाइल कौन जानता है, इंटरनेट कौन जानता है, ये फिनटेक का तो क्या लेना देना है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ ही वर्षों पहले की बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ मेरा देश डिजिटल इंडिया के दूसरी है। G20 समूह में मैंने देखा, दुनिया का हर देश मुझे पूछता था कि इतना बड़ी रिवॉल्यूशन आई कैसे। और जब लोग आज भी विदेश से मेहमान आते हैं तो उनकी एम्बेसी उनको किसी रेडी पटरी वाले के यहाँ ले जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये ऑनलाइन पैसे लेगा, बोले ऑनलाइन लेगा, लैंग्वेज नहीं जानता है तो भी। और इसलिए हमारे देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
कोविड के समय दुनिया के कई देशों ने, समृद्ध देशों ने अपने नागरिकों को पैसे देने की योजना बनाई है, लेकिन दे नहीं पाए। उनके पास मैकेनिज्म ही नहीं था। आज मैं जब किसान सम्मान निधि देता हूं ना, 2000 रुपये साल में 3 बार, मुझे 30 सेकंड लगता है 11 करोड़ के खाते में पैसा जमा हो। 30 सेकंड। हमने, मेरे लिए टेक्नोलॉजी, जैसे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, तो एक तो ये जो एजेंसियां वो अपना काम करती है, लेकिन मैं भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करता हूं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने करीब करीब 38 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है 10 साल में। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। अब वो कौन सा पंजा ये 85 पैसे मार लेता था, क्योंकि उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं की सरकार थी। अब पंजे के हाथ में झाड़ू भी है। तो पहले पंजा 85 पैसे मारता था, 95 पैसे मारेगा, क्योंकि अब सफाई की सुविधा बढ़ गई उनकी। अब इसलिए आप देखिए, उस हिसाब से मैं देखूं तो 38 लाख करोड़ रुपीस अगर उस जमाने की पद्धति से चलता तो करीब करीब 28 लाख करोड़ रुपया किसी पंजे ने मार लिया होता। अब ये पैसा सीधा जाता है, उसके खाते में जाता है, तब जाकर के आवाज निकलती है। ये जो दिल की आवाज है ना, उसके कान निकलती है, और उसको लगता है कि दिल्ली में उसका बेटा बैठा, उसका असर है। देखिए, सरकारें तो पहले भी रही, ब्यूरोक्रेसी भी यही थी, सिस्टम भी यही थे, तो आपने ऐसा क्या बदल दिया कि अब ये सीधा पैसा जाता है, ये बूढ़ी माता इस तरह की बात कहती हैं? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में अब तक जो प्रधानमंत्री बने हैं वो ज़्यादातर केंद्र की ही राजनीति का हिस्सा रहे हैं। बहुत कम प्रधानमंत्री हैं जो राज्य में काम कर करके आए हैं, और जो आए हैं वो भी बहुत कम समय के लिए उनको अवसर मिला है। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसको लंबे अरसे तक, लॉन्गेस्ट टेन्योर है मेरे स्टेट का, और एक अच्छे राज्य का लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया, और वो भी एक ऐसा मुख्यमंत्री जो काम करने वाला मुख्यमंत्री, यानी फाइलें खाली देखने वाला नहीं, बदलाव की विजन के साथ काम करने वाला। तो मेरे पास वो अनुभव है। तो एक तो उस अनुभव, और जैसे मैंने एक छोटा सा काम किया, शायद मैं पहली बार मीडिया के सामने बात बताता हूँ। मैं जब थोड़ा लंबा समय जाएगा तो जी बिल्कुल, आपके दर्शक बाद में तंग आ जाएंगे। नहीं, ये तो देखिए, आप ये बताइए, तंग तंग आ आएंगे। जाएंगे। मैं दो अनुभव सुनाना चाहता हूँ, इससे आपको पता चले कि काम कैसे होता है और कैसे बिल्कुल करना है। नहीं। मैं अचानक मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा था 7 अक्टूबर को 2001 को। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैंने कभी पुलिस थाना नहीं देखा था, मुझे कुछ ये सरकार वर्कार कुछ समझ ही नहीं थी। इट्स अ फैक्ट ऑफ माई लाइफ। अचानक मुख्यमंत्री बना तो भूकंप था वहाँ, तो भूकंप के कुछ महीनों के बाद मुझे काम मिला। तो मैं शपथ लेने के तुरंत बाद भूकंपग्रस्त इलाके में चला गया, क्योंकि उस शताब्दी का दुनिया का एक बड़ा भूकंप माना जाता है। तो मैं देखा कि लोग को 7-8 महीने हो चुके थे भूकंप को, शिकायतें कर रहे थे, स्थितियाँ भी मुझे कोई नज़र नहीं आई बदलती। तो मैं देखा कि भी मैं वापस आया, मैंने मेरे अफसरों की मीटिंग ली, फिर मैंने उनको पूछा कि भाई कैसे हैं, क्या है, आगे कैसे करेंगे भूकंप का। तो उन्होंने मुझे बताया सारा कि भाई मार्च महीने तक ये होगा, मार्च महीने तक ये होगा, मार्च महीने तक ये होगा। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में है ये जो फाइनेंशियल ईयर घुस गया है, देश उससे नहीं चलता है। मुझे पहली लड़ाई मेरी वही हुई। मैंने कहा तुम दिमाग में से फाइनेंशियल ईयर निकाल दीजिए, मार्च महीना निकाल दीजिए। 26 जनवरी जब 1 साल होगा, दुनिया भर का मीडिया कुछ कच्छ भुज में आएगा, उस दिन वो ये देखेगा
तब उसको ही तुम बॉल लेके मत खड़े रहना कि मार्च तक का हमारा योजना है। मुझे बताओ तुम दिसंबर एंड तक क्या करोगे, सारा प्रोग्राम प्रीपोन करो। तो अफसरों को लगा यार ये आदमी को कुछ समझ है। फिर मैंने कहा कोई शायद 43 ब्लॉक्स ऐसे थे जो भूकंपग्रस्त थे, तो मैंने अफसरों को कहा सभी सचिव एक एक ब्लॉक में जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे वो वहीं रहेगा भूकंपग्रस्त इलाके में। मंडे को शाम को मैं मीटिंग लूंगा रिव्यू की, और जो ब्लॉक में आप जाएंगे आप ये मान के चलिए कि आप उस ब्लॉक के चीफ मिनिस्टर हैं, आप ही चीफ मिनिस्टर हैं, करके आओ। मैंने कहा अब ये गए, वापिस आए, मैंने मीटिंग ली। बोले साहब ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? ये बोले हमारा नियम ऐसा है। मैंने कहा नियम किसने बनाया? बोले हमने बनाया। क्यों? एयर कंडीशन का करके बनाया था। जमीन पे जाकर के आया, उनको पता चला सरकार के बने हुए नियम ही जनता के खिलाफ थे। मैंने कहा ना आप ब्लॉक के सीएम हैं, मुझे बता के आप कैसा सीएम मेरा काम करता है बताओ। उन्होंने फिर सारे नियम बदले, रेगुलेशंस बदले, और उनको लगा कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और सचमुच में दिसंबर एंड तक इतना बढ़िया काम हो गया। और मैंने जनवरी में आकर के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने दिल्ली में दुनिया के सभी एम्बेसीज को बुलाया था, क्योंकि सभी देशों ने मदद की थी गुजरात को। और मैंने देखा कि 22 जनवरी से दुनिया भर का मीडिया वहां पहुंचा हुआ था। और आप मीडिया देख लेना, सिवाय तारीफ कुछ नहीं है उसमें, सिवाय तारीफ कुछ नहीं है। तो गवर्नेंस को कैसे, वही ब्यूरोक्रेसी, वही नियम, वही चल। फिर मैंने यहाँ आया तो क्या काम किया वो दूसरा बताता हूँ। मैंने सारे सचिवों की मीटिंग की। ये सब बड़े बड़े लोग हैं, मेरे जैसे तो सैकड़ों नेताओं को देख चुके हैं। कई लोग तो ऐसे जो 2-2, 4-4 प्रधानमंत्री देख चुके हैं। तो उनके लिए तो ये सब चना ममरा होता है, ये हकीकत है। तो मैंने मीटिंग की। मैंने कहा भाई ये काम करना है। आप लोग जब मसूरी से निकले होंगे, पहली पोस्टिंग जो आपकी हुई होगी आईएएस का, घर में बड़ी आईएएस बढ़ गया वगैरह, मगर पहली जहां नौकरी की थी, जो छोटा सा एरिया रहा होगा जहां आपको भेजा गया होगा, मैंने कहा कि पहले की तरह गाइस ये पार्ट भी बहुत अमेजिंग रहा। जैसे कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कितना कॉन्फिडेंस है, वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उनके अंदर एक स्टैंड अलोन होने की क्षमता है। वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, वो किसी की बातों में नहीं आते। अगर उन्हें लगता है कि हमारे देशवासियों के लिए, हमारे देश के लिए ये निर्णय ज़रूरी है, चाहे वो कठोर ही क्यों ना हो, लेकिन वो ज़रूर लेते हैं। और उन सब का रिजल्ट तो आप देख ही पा रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने काफ़ी सारे टफ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, उनके अपने व्यूज़ बताए कि अब जैसे राजीव गांधी के टाइम पे क्या होता था कि 1 रुपया अगर निकलता था तो गरीबों के पास 15 पैसे पहुंचते थे, मतलब 85 पैसे इधर उधर हो जाते थे। और अब तो जैसे कांग्रेस और आपका अलायंस हो गया है, तो फिर वो 85 की जगह भाई वो 95 ही गायब हो जाएंगे। तो कितना पैसा जाएगा गरीबों के पास? बाबा जी का टुल्लू। लेकिन मोदी जी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, मतलब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ये तो उनका सच में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा कि सब कुछ डिजिटल पेमेंट कर दिया। ये बहुत ही अमेजिंग रहा। अब हमें ना हमेशा पर्स कैरी करने की टेंशन नहीं रहती, कैश चोरी हो जाने की टेंशन नहीं रहती, और कहीं भी जाओ कोई भी बस इजीली अपने फ़ोन से आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये तो एक सच में बहुत ही बढ़िया इन्होंने इनिशिएटिव लिया, और जिसकी वजह से आज करोड़ों जनता को पैसे मिल जाते हैं विद इन सेकेंड्स। अब गाइस परिवारवाद के जाने का टाइम आ चुका है, और एक अच्छे सच्चे देशभक्त के आने का ही टाइम है, जो हमारे देश को इतनी मुश्किल से बुरी स्थिति से बाहर निकाला है। अब हमारे शाइन करने का टाइम है, दोबारा से वापस उसी हिंदू मुस्लिम झगड़ों में नहीं और परिवारवाद में पड़ने का टाइम नहीं है। अब हमारे ग्रो करने का टाइम है। एंड गाइस वो वाली बात जिसमें मोदी जी ने बताया कि इकबाल अंसारी, जिन्होंने राम मंदिर के अगेंस्ट फाइल किया हुआ था,
जब लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गए, राम मंदिर बन गए, तो मतलब उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उसके अगेंस्ट रोष नहीं दिखाया, गुस्सा नहीं दिखाया, उसको एक्सेप्ट किया प्यार से। और वहीं अपने मतलब उन्होंने राम मंदिर का एक लकड़ी का स्टैचू मतलब मॉडल बनवा के या खरीद के कहीं से, वो उनके कोई PSO करके कोई थे, वो जो हिंदू थे, उनको उन्होंने गिफ्ट किया। इससे पता चलता है कि उनके मन में कोई द्वेष नहीं था, वो खुश थे उससे उन्हें हमारे देश की न्याय उस पर ट्रस्ट था। तो ये चीज़ें, और वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी है उन्होंने हाय तौबा मचा रखी थी राम मंदिर को लेके। तो ये सच में एक बहुत ही सोचने वाली स्थिति है कि किस तरह की उनकी विचारधारा है। क्या इस तरीके से, इस विचारधारा से, इस इतने बड़े देश को जिसमें कितने ही तरह के धर्म हैं, आप चला पाएंगे? तो गाइस, वोटिंग करने ज़रूर जाइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, I mean थर्ड पार्ट में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके जाना। जय श्री राम।